दो, एक भाई और एक बहन फिर ज्वाइन किया आईआईटी कानपुर। तो वी 4 ब्रदर एंड सिस्टर डिड बीटेक फ्रॉम आईआईटी कानपुर, जो अभी तक का रिकॉर्ड है। एक ही जनरेशन में एक ही आईआईटी से नहीं किए हैं 4 लोग। मैंने सोचा ना था मंजिल मुझे यूं मिलेगी, उम्मीद की राह शायद मुझे भी दिखेगी। मंजिल मिलेगी कि नहीं ये सवाल आता रहा, चुनौतियां आती रहीं, रास्ता खुदा बनाता रहा। नमस्कार, मैं कौशिकी त्रिपाठी एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने खास कार्यक्रम अतिथि वॉच में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज हमें बताने में बड़ी खुशी है कि आज हम आपका परिचय एक ऐसी शख्सियत से कराने जा रहे हैं कि जिनके बारे में एक बड़ी दिलचस्प चीज़ देखने को मिली है कि उन्होंने पहले आईआईटी क्लियर किया, उसके बाद यूपीएससी क्रैक किया, और उनकी फैमिली में भी लगभग सभी यूपीएससी क्लियर कर चुके हैं और देश के अलग अलग स्थानों पर देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं लखनऊ के मंडलायुक्त श्रीमान रंजन कुमार जी की। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। ये कैसा है, आप इसको एक गेम नहीं समझते हैं कि आपने आईआईटी क्रैक किया, उसके बाद यूपीएससी क्रैक किया, उसके बाद आपकी फैमिली में भी सभी लोग यूपीएससी, तो यू डोंट थिंक सो कि इट्स लाइक अ गेम फॉर यू कि लेवल 1 क्लियर किया, लेवल 2 क्लियर किया, उसके बाद विक्ट्री? थोड़ा सा इस बारे में सर बताइए। तो मैं इसमें बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से आप देख रहे हैं वो चीज़ नहीं होता। कोई भी बच्चा जब पढ़ाई शुरू करता है, मैं सरकारी स्कूल में पढ़ाई किया तो काफ़ी चैलेंजेस थे। हिंदी मीडियम था, 9th-10th में भी इंग्लिश का बहुत स्तर नहीं था, या कलम है, बेसिक पेन। और जिस तरह के ग्रामीण परिवेश में हम लोग रहे, 5वीं क्लास गांव में ही पढ़ाई किया, और हमने खेती भी की है और फसल भी काटा है, उसको उगाया भी है। तो हम लोग बहुत ही ज़मीन से जुड़े हुए थे, और इस तरह का जो आप कह रहे हैं ये चीज़ सोचने से भी बाहर था। तो हम लोग बेसिकली पढ़ाई में और सभी चीज़ें डिसिप्लिन थे, और हम लोग संस्कार इस तरह के थे कि कोई भी एल्डरली आते थे तो उनको नमस्कार करना, बड़े हैं तो भैया कहना, पैर छूना। तो पूरे भारतीय परिवेश में हम लोग थे, और ये हम लोग का माँ गायत्री पीठ से जुड़ी हुई थी। और हम लोग लगभग सभी जो पर्व होते हैं, रामनवमी में 9 दिन फास्टिंग रखना, जन्माष्टमी करना, फिर हम लोग राम 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 लिखना, उमरवा 108वां लिखना किताबों में, कॉपी में। तो बहुत ही एक सात्विकता थी बचपन से ही, और सवेरे उठ जाना 4 बजे, फिर गायत्री पीठ में हवन करने जाते थे। तो सारे मंत्रों को आना, गायत्री का आरती करते थे। तो उस समय एक बल आती थी, एक ताकत थी। तो मोहल्ले में मुझे याद है कि हम जिस मोहल्ले में रहते थे तो सब गरीब तबके के लोग ही थे। तो वहाँ पे हम शुरू से ही बड़े उत्सुक थे इसमें, मैथ के बारे में जानना और उसकी क्विजेज कराना, लोगों में कंपटीशन कराना, विभिन्न तरह का खेल, जो लोकल खेल भी, लंगड़ी बिछा, ये सब खेलना, काफ़ी शारीरिक रूप से भी योगा करना, काफ़ी अच्छी थी दिनचर्या। और उसके कारण एक ऊर्जा आप में जो आ जाती है, और उसके कारण आपको पढ़ने में भी मन लगता है और आपको समझने में भी मन लगता है। तो मुझे याद है कि 7वीं क्लास में ही 10th तक का मैंने सिलेबस ख़त्म कर लिया था, और बहुत लोगों को हेल्प करते थे मोहल्ले में। मुझे याद है कि एक इंग्लिश ग्रामर हायर लेवल का था, उसको समझना था, उसके लिए मैंने पढ़ के उनको समझाया। काफ़ी एक्टिव कम्युनिटी लाइफ भी थी। और उसी के अंतर्गत फिर 10th क्लास जब पास किए बिहार बोर्ड से, उसके बाद किताबें हम खोजने गए बाज़ार में कि अब आईआईटी की अगर तैयारी करनी है तो कैसे करना है। तो उस समय कुछ किताबें हमें मिली, जिसमें एक रशियन बुक इरोडोव का भी दिखाई दिया। मुझे याद है पहली बार पीएल सोनी का हम लोग इंटर की किताब खोज रहे थे कि इंटर की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कोई किताब मिल जाए। तो संयोग से उस दुकान के पास एमए वाली किताब थी, हायर लेवल की पीएल सोनी का किताब था कि साहब अभी केवल यही बुक है और वो बाद में आएगा। तो हम लोगों ने उसी को ले लिया। जब उसकी पढ़ाई की तो एक रुचि जगी कि इसमें बड़े अच्छे से समझाया है। और ये सिलसिला जब चालू हुआ तो सोचिए कि एक हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ लड़का 10th और 11th के बीच लगभग दुनिया की जो बेस्ट जितनी किताबें हैं बनाने में सफल रहा। जेमांस्की, पिंस्की, नेल्सन पार्कर, एस.एल. लोनी, लगभग लाखों क्वेश्चंस बनाए अपने घर पे ही रह के सेल्फ स्टडी के द्वारा।
वो जो दिनचर्या जिस तरह का था, जिस तरह की हम पूरे फैमिली में जिस तरह का संस्कार का एक माहौल था, एक धार्मिक वातावरण था। माँ काफ़ी धार्मिक थी और हरिद्वार भी जाना उनका रेगुलर था। उससे एक ताकत आती है, तो आप अपने लिमिट से कई गुना ज़्यादा मेहनत कर लेते हैं। और चूंकि संस्कार जैसे मैंने कहा कि तो भाइयों में बड़े अच्छे रिलेशनशिप थे, सभी एक दूसरे को सम्मान करना, एक दूसरे को हेल्प करना, माता पिता का हमेशा आशीर्वाद मिलना, उनका गाइडेंस मिलना। पापा काफ़ी ब्रिलियंट थे अपने समय में, 5 बार रैंक पीसीएस में लाए थे। साइकोलॉजी बड़ा अच्छा था उनका, इंग्लिश बड़ी अच्छी थी। तो उन्हीं से पूछते रहते थे हमेशा, कहीं भी आंगन में कहीं भी रहे। घर बहुत ही सिंपल सा पापा लिए थे, उसमें बहुत छोटा कम किराया था, बहुत ही एक साधारण सा घर था। तो उसमें एक फ़ायदा था कि सब लोग साथ में रहते थे और बहुत एक्टिव थे। तो उसी में फिर 11th के बीच जब इतनी पढ़ाई कर ली, तो 12th में मुझे याद है कि इंटरमीडिएट काउंसिल की एग्ज़ाम नहीं हुआ, तो उससे पहले ही सारे कंपटीशन हो गए। मुझे याद है कि आईएसएम के एंट्रेंस में मैं एग्ज़ाम जब देने गया, तो मुझे प्रश्न इतने आसान लगे कि इतना आसान कैसे हो सकता है, क्योंकि हमने सेल्फ स्टडी की थी और फंडामेंटल्स पढ़ी थी, काफ़ी कंसेप्ट क्लियर हो गए थे। तो उसी प्रकार फिर रुड़की और सभी में, तो उस समय बहुत अच्छे रैंक आ गए रुड़की में। फिर आई ज्वाइन रुड़की इन 1992। तो रुड़की ज्वाइन करने के बाद हमारा रूम पार्टनर वहाँ मिला। उसने कहा कि उस समय आईआईटी में इसलिए नहीं हुआ था, जब जेईई का मैंने प्रश्न देखा था तो मुझे इतना आसान लगा, तो मुझे लगा कि ये लगता है गलत हम देख रहे हैं। तो कुछ देर तो मैं ऐसे ही बैठा रह गया कि इतना आसान हो कैसे सकता है, क्योंकि उस समय मोहल्ले में इस तरह का माहौल बनाया था कि अगर आईआईटी का 1 नंबर भी बना लो तो बहुत उनका रिस्पेक्ट बढ़ जाता था। तो इसलिए जेईई में नहीं हुआ। फिर वहाँ पे जब रूम पार्टनर बोला नहीं तुम आईआईटी के लिए हो, तो फिर छोड़ के आए। तो फिर अपीयर हुए, तो फिर आईआईटी खड़गपुर में इलेक्ट्रिकल ज्वाइन किया। तो वहाँ पे हमारे दोनों छोटे भाई रजनीश और रणबीर, वो दोनों नवोदय में पढ़ रहे थे। तो जब मैं लौट के आया 93 में दिसंबर में, तो मैंने इनका टेस्ट किया कि अब तुम्हें आईआईटी देना है अप्रैल में, उसका कैसी तैयारी है। तो बड़े ख़राब की, क्योंकि ये 2 साल खेलते रहे, चेस खेला, चेस में बड़े अच्छे अच्छे इनके मूव्स आ गए। तो मैंने डिसाइड किया कि इनको पढ़ाना पड़ेगा। तो फिर मैंने 3 महीने जनवरी से मार्च तक ऑन फ्लाई पढ़ाया, जैसे सीधा थियोरेटिकल क्या होता है, कैसे होता है। तो ऑब्वियसली दोनों भाई में से एक रणवीर जो है वो तो कोप अप कर गया सीधे पढ़ने का। रजनीश ने कहा कि नहीं हमको पहले किताब पढ़ना पड़ेगा। तो अगेन आई अपीयर्ड उसके साथ। तो दोनों का सेंटर अलग अलग पड़ा था, लेकिन तो हम दोनों को अच्छे रैंक आए, 200 रैंक मेरा कुछ आया, रणवीर का 300 कुछ आया। तो वी बोथ जॉइंड आईआईटी कानपुर। तो ही ज्वाइंड इन मैकेनिकल, आई ज्वाइंड इन इलेक्ट्रिकल। लेकिन वो पहले ईयर में उसने बहुत अच्छे किया उस वहाँ पे आईआईटी में, रणवीर में 9.6 ले आया सीपीआई। तो उसके आधार पे उसको ब्रांचिंग मिल गया इलेक्ट्रिकल। तो वी बोथ डिड बीटेक फ्रॉम आईआईटी कानपुर इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। लेटर ऑन एक भाई और एक बहन फिर ज्वाइन किया आईआईटी कानपुर। तो वी 4 ब्रदर एंड सिस्टर डिड बीटेक फ्रॉम आईआईटी कानपुर, जो अभी तक का रिकॉर्ड है। एक ही जनरेशन में एक ही आईआईटी से नहीं किए हैं 4 लोग। तो उसके बाद सबसे छोटा भाई है वो भी एसआरएफ से किया। तो अभी 3 लोग यूएस में हैं। रमा जो सिस्टर है, जो रजनीश जो बाद में किया, वो नेटफ्लिक्स में है वहाँ पे, रमा अमेजन में है, और रणधीर जो है वो वहाँ पे लॉस एंजलिस में है, एक ऑर्गेनिक फार्म है वहाँ पे। तो सभी लोग वहाँ पे सेटल्ड हैं। रमा के जो हस्बैंड वो भी आईआईटी रुड़की से हैं, जनरल मोटर्स में थे, अभी और एक कंपनी में गए। सब लोग अच्छा कर रहे हैं यहाँ पे। फिर हम और रणवीर दोनों ने फिर आईएएस में एक ही बैच में आए, 2000 बैच में। और वी बोथ ज्वाइंड आईएएस। वो तमिलनाडु कैडर था, ही मैरिड टू वन तमिलियन। तो वहीं पे तमिलनाडु में ही शादी हुई और फिर ही गॉट इनटू यूपी कैडर। नाउ ही इज सर्विंग इन यूपी कैडर। तो हमारी मुलाकात मसूरी में अंजू से हुई। एट दैट टाइम शी वाज इन ऑडिट अकाउंट। फिर वी गॉट मैरिड। उसके बाद वो फॉरेन सर्विस का एग्जाम दिया, फिर से यूपीएससी तो फॉरेन सर्विस में। नाउ शी इज इन फॉरेन सर्विस। तो आपकी फैमिली में आपके भाई, आप और आपके ये इन्होंने यूपीएससी क्लियर किया? हाँ, मैं और छोटा भाई।
बाकी सब लोगों को मैंने मना कर दिया था यूपीएससी लेने से, क्यों? क्योंकि मैंने कहा कि डाइवर्सिटी होना चाहिए। यू शुड अच्छा। देखिए, जो प्लानिंग होती है उसमें कोई होता है कि सबका उद्देश्य होती है कि हाउ डू यू कंट्रीब्यूट द बेस्ट टू द सोसाइटी। ये नहीं है कि अगर यूपीएससी में नहीं आया तो यू आर नॉट कंट्रीब्यूटिंग, एवरीबडी कंट्रीब्यूटिंग टू द सोसाइटी। और हमारा भी उद्देश्य वही रहती है कि जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है उसको इम्प्लीमेंट करें। और मेरा तो हमेशा प्रयास रहता है कि कैसे बॉटलनेस को ख़त्म करें, कैसे आम आदमी से लगातार मिलते रहें, उनकी समस्याओं से फीडबैक लेके उसको समस्या को दूर करें। जैसे अभी देखिए, मैं जब गया खीरी में तो वहाँ पे लंदनपुर ग्रंट में टाउनशिप एक डेवलप हुआ माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में। तो बड़ा अच्छा उसमें एक 26 परिवार रह रहा है, एंड देयर इज ए लॉन, और वो रोड्स बनी है, सभी को बिजली कनेक्शन, सभी को जानवर रखने के लिए वो बना है गौशाला। तो बड़ा अच्छा था। तो उससे मैं बातचीत हो रही थी वन ऑफ द फैमिली से, तो उन्होंने कहा कि बाटो उनकी बेटी का नाम, कि बाटो का नाम इसलिए कटवा दिया क्योंकि हस्बैंड बीमार थे। तो मुझे लगा कहीं ना कहीं लड़कियों का एजुकेशन में ड्रॉप आउट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फिर हमने अभी डीएम्स की बैठक थी तो उसमें मैंने सर्वे कराया, लगभग 1,40,000 लड़कियों का क्लास 1 से लेके 12 तक का आया है, ड्रॉप आउट है। उसकी मैं लिस्ट भी बनवा रहा हूँ और मैं कोशिश कर रहा हूँ सबका एडमिशन करा दूँ 100%, कि हमारे पूरे मंडल में सभी लड़कियाँ कहीं ना कहीं पढ़ाई शुरू कर दें। तो इस तरह से जब फीडबैक मिलती है तो तुरंत हम लोग काम करते हैं। वी आर वेरी सेंसिटिव टुवर्ड्स पीपल। तो वो सभी स्कीमों में देयर आर सो मेनी स्टोरीज, सक्सेस स्टोरी, जिसमें कामयाबी मिली उनके फीडबैक के आधार पर काम करने से, बहुत फ़ायदा मिला। तो सब लोग यही था कि अब जैसे यूएस में काम कर रहे हैं तो नई टेक्नोलॉजी नई के साथ उनसे जो डिस्कशन होती है, जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग में काम हो रही है उनका, तो उसके आधार पर यहाँ कुछ इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं। तो फायदा होता है जब आपके विभिन्न क्षेत्रों में रहते हैं। तो ये कारण था कि पर्सनैलिटी और वैरायटी दोनों चीज़ें का जो कॉम्बिनेशन होगा। अगेन कि आपकी वाइफ आईएफएस ऑफिसर, आप आई, कभी ऐसे फैमिली में आउट ऑफ बॉक्स जाकर के बात नहीं होती कि समाज में उत्तर प्रदेश में क्या क्या अभी किन किन जो है चेंजेस की ज़रूरत है? आप दोनों में कभी ऐसी कुछ बात होती कि हाँ अभी ये इस चेंज की ज़रूरत है हमारी सोसाइटी में? थोड़ा सा अगर आप बताएं। देखिए, मैं बताऊँ, जब मैं कभी जाता हूँ वहाँ पे जहाँ पोस्टेड है वो, तो मैं उसके साथ कभी कभी ऑफिशियल मीटिंग में भी जाता हूँ। ओके। तो उससे काफ़ी चीज़ सीखने को मिलती है। तो उसमें उसका फ़ायदा बहुत मिला है। जैसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात हो, चाहे कहाँ पे हम लोग रिलेशनशिप से फ़ायदा उठा सकते हैं, कहाँ फेलोशिप के लिए अलग चैप्टर खोल सकते हैं, उन सब चीज़ों से हम लोग बातचीत से दोनों का प्रयास यही रहता है कि कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीब्यूट करें। तो उसका भी प्रयास रहता है। यहाँ पे अभी आई थी तो उन्होंने अंजू ने काफ़ी कुछ यहाँ के लिए, यहाँ के टूरिज्म डिपार्टमेंट से वहाँ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी की थी, यहाँ के किस तरह से साउथ अफ्रीका से रिलेशनशिप अच्छा हो। तो काफ़ी पॉजिटिव लीकेजेज है एक दूसरे से चर्चा करने का। यहाँ से भी जो अनुभव उसको मिलता है, वहाँ पे कोशिश करती है कि वहाँ की जो कम्युनिटी है उनको जानकारी हो यूपी के बारे में ज़्यादा। तो बड़ा अच्छा है, उससे फ़ायदा मिलता है आपको डिस्कशन करने को। आईआईटी अपने आप में समथिंग अ बिग प्लेस। आईआईटी के बाद यूपीएससी क्लियर करना, ये तो और भी बड़ी बात हो जाती है। तो आईआईटी तो क्लियर कर दिया, उसके बाद यूपीएससी की तरफ आप पर्सनली एक क्यों लगा कि मैंने तो आईआईटी क्लियर कर लिया और मैं अब यूपीएससी क्लियर? कोई एक ऐसा कारण या कोई एक ऐसी इंस्पिरेशन जिसने यूपीएससी की तरफ जो आपका रास्ता है उस तरफ आपको आकर्षित किया? मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ। तो मैंने जैसा कहा कि गांव में भी रहा, मैं पढ़ाई की, फिर शहर भी सेमी अर्बन टाइप का ही था, गया में रहे, काफ़ी डेवलप नहीं है सिटी। तो सभी जगह समस्याएं जो देखते थे कि जो गया कॉलेज या कोई कॉलेज है उसकी क्वालिटी अच्छी क्यों नहीं है, सड़क में क्वालिटी अच्छी क्यों नहीं है, ये चीज़ें सर्विसेज क्यों नहीं मिल रही है, पानी बीच बीच में कम क्यों आता है, देयर आर सो मेनी थिंग्स। लगता था कि लोगों की समस्या जो हो रही है उसको समझने की बड़ी उत्सुकता थी कि ये समस्या है क्या और इसके निवारण के लिए क्या कर सकता है कोई। तो वो उत्सुकता धीरे धीरे एक रास्ता दिखाया कि अगर आप यूपीएससी में जाते हैं, पापा को मैं देखता था
पीसीएस में थे, एसडीएम वगैरह में, तो डेवलपमेंट का उतना नहीं था। लास्ट में वो डीडीसी बने थे, तो वो उत्सुकता बनी रही इवन पापा के आने के बाद भी। तो यूपीएससी का कारण ये था कि अगर यहाँ ज्वाइन करेंगे तो मौका मिलेगा सीधे लोगों से मिलने का, उनकी समस्याओं को समझने का और उस समाधान में अपने को कंट्रीब्यूट करने का। तो मैं जो देख रहा हूँ कि कोई भी जो बच्चा है वो जहाँ सेटल करना चाहता है उसमें कहीं ना कहीं उसका नेचुरल इंक्लिनेशन जरूर होना चाहिए, अदरवाइज वो सेटल नहीं होगा। वहाँ भी छोड़ के दूसरी जगह जाएगा। किसी को इंक्लिनेशन पेंटिंग की तरफ है, किसी का सॉफ्टवेयर की तरफ है, किसी की तरफ है, भटकाव होता है। हमारा इंक्लिनेशन जो साफ तौर पे जो एक बन रहा था कि लोगों के बारे में अपने देश में कुछ कंट्रीब्यूट करने की अपने आप ही एक कनेक्शन बन रही थी। तो दिस वाज द बेस्ट थिंग कि आप यूपीएससी में जाएं। तो इसी कारण से यूपीएससी का इंक्लिनेशन था स्कूल से। आप 2000 के आईएएस ऑफिसर बैच के 21 सालों में ब्यूरोक्रेसी में क्या शिफ्ट आया, कैसे देखते हैं उसको? आप देखिए कि जब मैं ज्वाइन किया था तो आप जो विकास का स्तर था 20 साल में आपको पूरा अंतर दिखाई देगा। आप देखिए सड़कें, पक्की सड़कें आप गांव तक दिखाई दे रही है। आप देखिए जिस तरह से प्लानिंग गवर्नमेंट की हुई कि पहले हम इतने जनसंख्या तक के गाँव को संतृप्त करेंगे, फिर अब 500 जनसंख्या तक को संतृप्त करेंगे, धीरे धीरे लगभग सभी संतृप्त हो गए। तो अब लगभग सभी गाँवें रोड से, पक्की रोड से कनेक्टेड हैं। आप देखिए उस समय वोटर लिस्ट आप देखिए फोटो नहीं थी, अब सभी में फोटो हैं। तो टेक्नोलॉजी का भी सब जगह यूज हुआ है। आप देखिए मनरेगा का उस समय आप सोच नहीं सकते थे। अब जिस तरह से सिस्टमेटिकली जो रोजगार का कंसेप्ट आया कि आप पार्ट टाइम में आप जब आप कृषि नहीं करते हैं तो कैसे आप काम करना चाहते हैं तो कैसे आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो बड़े अच्छे से मनरेगा के जो गाइडलाइंस है आप देखिएगा तो बड़े अच्छा बना हुआ है कि उसमें किस तरह से आप वहाँ अप्लाई करेंगे और उसकी मॉनिटरिंग देखिए ऑनलाइन हो रही है। फिर डीबीटी आप देखिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स आप धीरे धीरे आ रही है। तो उससे जो बोगस जो एप्लीकेंट थे वो खत्म हो रहे हैं और काफ़ी सरकारी पैसे की बचत हो रही है और काम करने के तरीके में कि स्मार्टनेस आई है, बहुत स्मार्टनेस आई है, इंफ्रास्ट्रक्चर में चेंज आई है। और इन जनरल जो पहले फूड के बारे में होती थी कि खाना नहीं मिल रहा है या राशन नहीं मिल रहा है, अब लगभग 80% लोगों को राशन दी जा रही है। तो बहुत आगे बढ़े हैं हम लोग कृषि क्षेत्र में। आप देखिए आप खादी में देखिए, चाहे जो ग्रुप्स हैं जो ट्रेडिशनल क्राफ्टमैनशिप में थे उनके लिए काफ़ी योजनाएं काफ़ी सफल हुई है। अब जो सेमिनार्स हो रही है, वर्कशॉप्स हो रही है, मेले लग रहे हैं, पार्टिसिपेशन भी। मैं अभी जैसे थारू विलेज में गया था वहाँ पे लखीमपुर खीरी में, तो वो लोग इंटरनेशनल भी पार्टिसिपेशन उनका हुआ है। तो काफ़ी डेवलप हो गए हैं। अब वहाँ देखें उनको जागरूकता आई है पढ़ाने, अपने बच्चों को पढ़ाने से लेके सभी चीज़ का। तो बहुत अंतर है 20 साल में, बहुत कुछ बदल गया। बहुत चीज़ बदल गया। उत्तर प्रदेश विश्व के पटल पर भारत को बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से रिप्रेजेंट करता है और उस प्रदेश की जिम्मेदारी उसे आप रिप्रेजेंट करते हैं। आगे नेक्स्ट लेवल पे मैं सीधा सवाल पूछूं कि जिस तरह से जो कार्यशैली चल रही है उत्तर प्रदेश सरकार में, नेक्स्ट लेवल पे आप उत्तर प्रदेश को कहाँ देखते हैं? देखिए अभी जो वर्तमान जो सरकार है उसमें देखिए कि जिस तरीके से बुनियादी चीज़ों पे कार्यक्रम जो बने थे और जो बनाए गए उसके इम्प्लीमेंटेशन पे काफ़ी जोर दिया गया और सभी अधिकारी को जो मार्गदर्शन मिला माननीय मुख्यमंत्री से वो सीधा मीटिंग लेके। तो आप देखिए अभी 44 कार्यक्रम में नंबर 1 यूपी पहुँच गया। उसका देखिए परिणाम क्या हो रहा है। आप देखिए कि आवास जो पहले हजारों में हम लोग मॉनिटरिंग करते थे अब लाखों में है, 40 लाख परिवारों को मिल रहा है। उसी प्रकार सभी योजनाओं में आप देखिए कि जो बेनिफिशरी हैं उनके यहाँ पहुँच रही है चीज़ें। तो उससे साफ उनको दिखाई दे रहा है कि गवर्नमेंट में जो एक विश्वास जगता है लोगों में वो दिखाई दे रहा है कि साहब अब शौचालय अगर कह रहे हैं तो शौचालय मिल रहा है, अगर गैस का चूल्हा बोल रहे हैं तो गैस का चूल्हा मिल रहा है, अगर मुफ्त कनेक्शन फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है तो उनके लग रहा है। मैं वहाँ पे गया लंदनपुर ग्रांट में तो कनेक्शन उनका बिजली का लगा हुआ था, सारी सुविधा उनको विश्वास ही नहीं हो रहा। ये सब चीज़ें दिखाई दे रही।
पहले ये इतनी इतनी ज़्यादा सिस्टमेटिक और इफिशिएंसी नहीं थी। तो उसका परिणाम क्या हुआ कि हजारों से लाखों लाभार्थियों को फायदा होने लगा। संख्या तो आगे आने वाले समय में आप देखिए कि जो इकोनॉमी को सबकी आय दुगनी करनी है और इकोनॉमी को कई गुना बढ़ाना है, उसके संबंध में जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, जितने एक्सप्रेसवे बन रही है, हर एक जिले में मेडिकल कॉलेजेज हो रही है, तो इसका प्रभाव दिखेगा। आप देखिए मेडिकल कॉलेज आने से कितना फर्क पड़ जाता है। अब सभी 75 जिलों में एक एक रहेगा तो उसका फायदा मिलेगा कि आपकी जो स्वास्थ्य खर्चा है वो कम हो जाएगा, आपका जो बाहर जाना होता था गरीबों को नहीं जाना पड़ेगा। अपने ही इवन यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस सब में जो सुधार हो रहा है, नई शिक्षा नीति जो आई है, नई शिक्षा नीति में अब आपके पास जो ऑप्शंस आ रहे हैं, तो आप इंटरनेशनल क्रेडेंशियल से जुड़ेंगे, आपके पास ऑप्शंस बढ़ जाएंगे। सपोज आपने एक साल पढ़ा, उसके बाद आपको दूसरी चीज में जाना है, नर्सरी से शुरुआत से ही अब नई शिक्षा नीति में प्रावधान है, क्रेडिट बेस्ड करिकुला बन रही है। तो आगे आने वाले समय में जो मुझे दिखाई दे, जैसे जीएसटी आया, जिस तरीके से ट्रांसपेरेंसी बढ़ रही है सिस्टम में, डीबीटी और उसका यूज हो रहा है, और सभी स्कीमों का जिस तरह से नई नई गाइडलाइंस और अच्छे अप्रोच बन रहे हैं, तो आने वाले समय में हम लोग इंटरनेशनल लेवल पे काफ़ी कनेक्ट हो जाएंगे और काफ़ी आगे यूपी अग्रणी राज्य में आ जाएगा। बड़ा पर्सनल क्वेश्चन है, जिस बिहार से जहाँ से आप संघर्ष करके निकले, जिन लोगों के बीच में से निकले आप संघर्ष करके, आज जब आप उन लोगों के बीच में जाते हैं और उस पुराने दौर को याद करते हैं, तब वो कैसी फील होती है, वो कैसी फीलिंग होती है? उसमें मैं जरूर कहना चाहूँगा कि मेरा बड़ा इच्छा होती है कि प्राइमरी स्कूल जो सरकारी स्कूल है, जो माध्यमिक शिक्षा का है, जो सरकारी स्कूलें हैं, उसकी और बेहतर होना चाहिए। जब उनके पास जाते हैं, उनको जोड़ना भी चाहते हैं किसी चीज़ से, तो देखते हैं स्किल की कमी है। अब मैं अपने गांव गया था अतरामचक में, तो वहाँ पे सभी लोगों को इकट्ठा करके हम लोग, एक सेकंड, आपको गांव का नाम क्या सर? अतरामचक। तो उसको हम लोगों ने सभी को इकट्ठा करके कंसेप्ट लाया कि सभी मेड़ को मिला देते हैं और उसको जीआईएस से आपकी बाउंड्री बना देते हैं, जिससे आपको पता रहेगा कि आपकी खेत कहाँ पे है। तो उससे मेड़ हटाएंगे तो उस जमीन और बढ़ जाएगी। उसके बाद हम लोग जो बीज रोपण करेंगे, जो साइंटिफिक मेथड से स्प्रिंकल सेट से सिंचाई करेंगे, सभी चीजें, तो सब लोग तैयार थे। अब वहाँ पे दिक्कत क्या है कि एक जो लड़का है शंभू को मैंने बनाया कि तुम इसको मॉनिटर करो, इसको आगे बढ़ाने की कोशिश करो, तो वो उतना नहीं कर पाया। हम लोगों ने सभी अपने अपने से कुछ पैसे इकट्ठे करके उसको पर मंथ देना भी शुरू किया, लेकिन उसमें वो कैपेसिटी नहीं थी, वो अपने कंप्लीट नहीं कर पा रहा। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ बड़ी लगती है कि कैसे एक मिनिमम स्किल ग्रामीण क्षेत्रों में दिया जाए, जिससे कि बड़े चीज़ें जो हो रही है चारों तरफ उसका वो कर सके। तो हम अपने पुराने लोगों से मिलते हैं, तो उनको मेन स्ट्रीम से जोड़ना चाहते हैं, हम अपने जैसा बनाना चाहते हैं। जैसे हम अपनी स्टोरी देखिए तो सरकारी स्कूल से फिर IIT पढ़े, फिर UPSC में जब आने के बाद मसूरी में अच्छी ट्रेनिंग हुई, फिर लंदन में भी पढ़ाई की, किंग्स कॉलेज में, सिंगापुर में भी पढ़ाई की है, तो उससे फ़र्क पड़ता है। तो अब वो जो फ़र्क आई है थ्रू बेटर एजुकेशन, वो मैं चाहता हूँ कि हमारे दोस्तों को भी मिले जो हमारे साथ थे, साथ खेलते थे, क्रिकेट खेलते थे। काफ़ी फर्क आ गया, जिनके साथ आपने संघर्ष की यादें शेयर की, काफ़ी डिफरेंस आ गया। मुझे याद है कि IIT के बाद मुझे याद है एक वाकया कि एक मनीष और एक छोटा बड़ा उसका नाम था, तो उनको मैंने बुलाया घर पे और वो क्रिकेट खेल रहे थे। तो वो बॉलिंग कर रहे थे, हम लोग बैटिंग कर रहे थे। तो मैंने देखा कि एक बार वो दिखाई नहीं दे रहे, तो वो इतना गैप हो चुका था कि वो सर से साथ में खेल नहीं पाए। वो चले गए कि हम इनके सामने कुछ नहीं है। मैंने उनको कहा, तो वो इस तरह से डिफरेंसेस आया है, वो खराब है। तो अब IIT के लोगों से जो दोस्ती हुई वो तो बना हुआ है, क्योंकि वो भी अच्छी जगह पे हैं। अधिकांश लोग US में हैं और कोई स्लमर्जर में है, सऊदी अरबिया में काम कर रहा है। उनसे तो बातचीत होती है क्योंकि उनको लगता है कि हम लोग बराबर हैं। लेकिन जो गांव में दोस्त थे, जो मोहल्ले में दोस्त बने थे, उनमें काफ़ी डिफरेंस आ गया। तो कभी इस डिफरेंस को दूर करने के कुछ? हाँ, जैसे मैंने प्रयास मैं कर रहा हूँ, लेकिन उनके तरफ से भी जो कॉन्फिडेंस आना चाहिए। हो सकता है कि वो अपने जो कर रहे हैं उसी में कंफर्टेबल रहे,
एक राजेश था हमारे साथ स्कूल में पढ़ता था, वो हलवाई का काम करता था, तो हम लोग बहुत दिन भर उसके साथ ही रहते थे। तो उसने कहा था हमसे कि बीएचयू में एडमिशन कराने के लिए, लेकिन उसके जो मार्क्स थे बहुत कम थे। मैंने प्रयास बहुत किया लेकिन नहीं करा पाए। तो वो एक खटास आ गई कि ये इतना भी नहीं करा पाए। तो बहुत सारी एक्सपेक्टेशन जो होती है, तो जो आप सिस्टम से बाहर नहीं जा सकते, प्रयास तो कर सकते हैं। अब उनको समझा नहीं पाते, वो सोचते हैं कि ये इतना पावरफुल है, नहीं करा रहा है कि इतना छोटा सा लेकिन छोटा सा नहीं होता, वो तो बड़ा होता है। सिस्टम बीएचयू में एडमिशन के लिए आपको पास करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो ये सब चीज़ें हैं। बड़ा प्रदेश है, बड़ी जिम्मेदारियां हैं, चुनौतियां भी आती हैं। ग्राउंड लेवल पे एक सीधा सा सवाल कि आपको किन किन चैलेंजेस को फेस करना पड़ा? अभी एक पेंडेमिक आई, आपने ज्वाइन किया, आपने कहा कि मेरा पहला प्रयास यही है कि जो भी सुविधाएं हैं मुहैया कराना। ग्राउंड लेवल पे आपको सीधा सवाल, क्या क्या चैलेंजेस आपको अब देखिए, कोरोना में मैं बताऊं, फर्स्ट वेव में मैं जब सितंबर में ज्वाइन किया तो काफ़ी संख्या थी पर डे का, 1000 में पहुंच गई थी। तो उसमें हम लोगों ने मीटिंग्स की और तत्काल मिशन मोड में आ गए। तो बड़े अच्छे माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन रोज मिलता था। उसके अंतर्गत क्या हुआ कि हम लोगों ने मेडिकल प्रोटोकॉल, ये जोर था कि जो मेडिकल इंस्टीट्यूशन है उसमें डेथ्स भी कम हो और किस तरह से स्प्रेड को कम करें, कैसे उनको इलाज करें अगर होम आइसोलेशन में है। तो उसमें मैंने देखा 2-3 चीज़ें दिखाई दे रही थी। जैसे कॉलिंग कर रहे थे तो उसमें बहुत सारे लोगों को कॉल नहीं जा पाता था, जैसे नॉट रीचेबल या नंबर ही गलत है। तो उसका तत्काल रास्ता निकाला कि लैब जहाँ जाते हैं उनके अल्टरनेट डॉक्यूमेंट है, उससे नंबर निकाल लो। तो जब हम लोग 100% जब कॉलिंग शुरू कर दी तो उससे फ़ायदा क्या मिला कि जैसे 30-40% लोग जो नहीं जानते थे कि कोरोना पॉजिटिव अभी तक हैं और वो बाहर घूमते थे, स्प्रेड बड़ी तेजी से होती, तो वो तत्काल रुक गया। फिर हमने देखा कि जब डेथ ऑडिट करते थे और मीटिंग्स लगातार हो रही थी सभी के साथ, तो उसमें कुछ चीज़ें जो ऑब्जर्वेशन में निकल के आई कि जो हेल्थ जो सिस्टम है उससे भी इन्फेक्शन हो रही है। तो हम लोग ने तत्काल जो 26 पेज का एक उनका सैनिटाइजेशन का जो प्रोटोकॉल है हमने लागू करा। यहाँ से टीम भेजे, 3-4 कॉलेज के जो अस्पताल थे उनके खिलाफ FIR भी कराई। उसका ज़बरदस्त प्रभाव पड़ा। एक उनको बताया गया, हमने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की बहुत सारे अस्पतालों से, तो उसका फ़ायदा तत्काल मिला कि वहाँ से भी इन्फेक्शन बढ़ना कम हो गया। तो देखिए, प्रयास 1 महीने के अंदर दिखाई दिया। तो हम लोग लगभग 30-35 तरह के साइंटिफिक इंटरवेंशन किए। जैसे मैंने एक ऑब्जर्व किया कि 6 लीटर ऑक्सीजन सबको चढ़ा रहे हैं, तो उसमें मुझे लगा कि सीनियर डॉक्टर वहाँ नहीं जा रहे हैं। तभी वो कहते होंगे जिसको भी सांस से दिक्कत है उसको 6 लीटर चढ़ा दो, जबकि आपको हो सकता है 16 लीटर 20 लीटर की जरूरत हो। तो उसमें एक बिंदु मैंने सभी के मीटिंग्स में उठाए, उनको अलग से फिर प्रोटोकॉल जारी किया। फिर मैंने जो ICUs थे उनके जो वीडियो इनपुट्स थे और स्मार्ट जहाँ पे कंट्रोल रूम है वहाँ पे लाए उसको, ताकि उन पे दबाव रहे कि सीनियर डॉक्टर भी जाके देखें। तो इस तरह से हम लोग लगातार सोच रहे थे कि किस तरह से जो आम जनों को परेशानी हो रही है वो खत्म हो। फिर ऑक्सीजन सप्लाई में जो फर्स्ट वेव में उतनी ज़्यादा इशू नहीं थे, फिर भी थोड़ा बहुत इशू था कि जो टैंकर आता है तभी रिफिल वाले कर सकते हैं। उसकी मीटिंग की तो रिजॉल्व किया और उसका परिणाम हुआ 1 महीने में कंट्रोल हो गया फर्स्ट वेव में। सेकेंड वेव में क्या हुआ था कि जब हम लोग अनलॉक हो रहे थे तो अचानक ये इस तरह का स्ट्रेन भी, इसका नेचर ऑफ स्ट्रेन भी बदल गया। तो उस समय जब आई तो उस समय शुरुआत में तो तैयारी नहीं थी, लेकिन उसके बाद तत्काल हम लोगों ने जब देखा कि बढ़ रही है तो माननीय मुख्यमंत्री का रोज का वहाँ मीटिंग होता था, उससे निर्देश जो आते थे तत्काल हम लोग एक्टिवेट हो गए। उसमें बहुत काम हुआ है। सेकेंड वेव में हम लोगों ने ऑक्सीजन सप्लाई से लेके जो नंबर ऑफ कॉलेजेस जो बेड्स हैं वो बढ़ाते रहे। आप देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में DRDO का और 2-3 नए मेडिकल कॉलेजेस मेडिकल फैसिलिटी खुली कोरोना के लिए, काफ़ी बेड बढ़ाए गए। उससे तत्काल कंट्रोल होना शुरू हुआ, ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ी। जैसे एक पोर्टल बनाया गया जिसमें जितनी टैंकर मूवमेंट कर रही थी वो सबका दिखाई देता था कहाँ पहुँच रहा है। और बॉर्डर पे वहाँ पे पुलिस फोर्स बैठती थी, उसको लाती थी ताकि टाइम का भी बचत हो। फिर ट्रेन से भी सप्लाई होना शुरू हुआ। फिर बड़े बड़े टैंकर हम लोग लाना शुरू किए। बहुत सारे प्रयास हुए
और उसमें भी प्रैक्टिकली वो दिख रही है। हाँ, उस समय हम लोग को याद है कि 24 घंटे जगना पड़ता था। मुझे याद है कि एक मोबाइल हाथ पे रख के थोड़ा बहुत आँख बंद कर देते ताकि फ़ोन आए तो उठा ले, क्योंकि कोऑर्डिनेशन बहुत टफ था। 122 तो नॉन कोविड अस्पताल थी, 75 लगभग अस्पताल थी कोविड की, तो सभी का हम लोगों ने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था। तो एसओएस आता था कि अब 2 घंटे में यहाँ पे ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा। सप्लाई लिमिटेड थी और बड़ा ही रेगुलेटेड वे में था, टैंकर्स कहाँ से आ रही, तो कहाँ सिलेंडर खाली भिजवाना है, कहाँ से लाना है, बाराबंकी, अयोध्या, सब जगह से। तो आसान नहीं था कोऑर्डिनेशन, क्योंकि सबके 24 घंटे में क्या होता है, जैसे आप एरा में देखिए तो 6 बजे तक जो मोहसिन है वो जगह रहते थे, 6 बजे के बाद प्रिंसिपल जगह रहते थे, किसको कॉल कब लगाना है, असली चीज़ें कहाँ पता लगनी है। फिर जब बड़ी टैंकर लाने की बात हुई, एक बार हुआ क्या कि जो इंस्टीट्यूशनलाइज सप्लाई था ऑक्सीजन का, तो उनके टैंक में भरने जाने थे, तो उसमें वो जब रिजर्व खत्म हो गया था तो 3.5 टन से काफ़ी बढ़ाना था। तो उसमें फिर लिंडे कंपनी वाले सीधे बात करके बड़े टैंकर लाने की बात, तो उसमें था कि आप उसके लिए एक अलग सॉकेट लगाएंगे। तो दुबई से और कहाँ कहाँ से कॉन्फ्रेंसिंग करके तत्काल रात भर खड़े होके पावर कॉर्पोरेशन से और सब मिल के हम लोग वहाँ पे सॉकेट बनवाए। उसके बाद वो 28 टन का आया, उसके बाद काफ़ी फर्क पड़ गई, 90 टन जब आई तो वो चीज़ें आई। हम लोग लगातार सेंसिटिव थे और कैसे उसको और सिस्टम सुधारना है। इसका परिणाम ये हुआ कि यहाँ पे मैनेजमेंट बहुत अच्छा रहा। एक टफ दौर आया, लेकिन उसको बहुत अच्छे से आप लोगों ने हैंडल किया। यस यस, तो इस तरह के चैलेंजेस आती है तो उसको हम लोग फ्रंट पे लेते हैं और उसको सामंजस्य बना करके यंग जनरेशन के लिए बतौर मंडल आयुक्त और एक सीनियर आईएएस ऑफिसर, आप हमारे शो के माध्यम से उन्हें क्या मार्गदर्शन देना चाहेंगे? मैं तो यंग जनरेशन के लिए कहूँगा कि जो हमारे संविधान में कर्तव्य में लिखा है कि आप जो भी करिए उसमें बेस्ट बनिए, आप साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करिए। जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं उनके जीवन से सीख लीजिए, उनको अनुकरण करिए। आप एनवायरनमेंट के लिए जो वातावरण है आपके चारों तरफ, उसके लिए आप अंदर से रेस्पेक्ट करें और उसको और सुधारने का प्रयास करें। तो जो साइंटिफिक टेम्परामेंट है और जो बेस्ट बनने की जो है उसमें सभी चीज़ें इंक्लूड हो जाती है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप बेस्ट स्टूडेंट बनने की कोशिश करिए, अगर आप एक फादर हैं तो बेस्ट फादर बनने की कोशिश करिए, आप अगर एक कहीं सरकारी नौकरी में अगर क्लर्क हैं तो बेस्ट क्लर्क बने, अगर हम अधिकारी हैं तो बेस्ट बने। मैं उसी मोटो पे चलता रहा शुरू से कि अगर मैं प्राइमरी स्कूल में हूँ तो वहाँ पे बेस्ट बने, गांव में रह रहा हूँ तो कैसे सोसाइटी के लिए बेस्ट बने, जिससे लोग कहें कि नहीं तो आप एज ए कम्युनिटी मेंबर भी बेहतरीन बने। और हमारे जो संविधान में जो प्रस्तावना में आप देखिए कि हम लोग भाईचारा बढ़ाएं, देश की एकता अखंडता के लिए अपने जी जान से लगे रहें और राष्ट्रीय एकता और राष्ट्र भावना लाना बहुत ज़रूरी है। उससे बहुत सारी चीज़ें आपकी कम्युनिटी डेवलपमेंट होती है। जैसे कोरोना ने हम लोगों को सिखाया कि हम अपने लिए केवल ना सोचें, दूसरे के लिए भी सोचें। अगर दूसरा बीमार है तो उसको इलाज भी उतना ही ज़रूरी है जितना आपके लिए इलाज ज़रूरी है। तो मैं चाहूँगा कि आप अपने में कॉन्फिडेंस लाएं, सेल्फ अवेयरनेस लाएं, जिससे कि मेरा मानना है कि हर एक व्यक्ति सब उतना ही काबिल होता है, उतना ही अच्छा होता है जितना दूसरे हैं। तो आप अपने को कॉन्फिडेंस लाइए और निश्चित रूप से आप जो भी बनना चाहें, आप अपने ड्रीम को संजोइए कि क्या बनना है और उसके तरफ रास्ते आप देखिए क्या है और उसके तरफ आगे बढ़ जाइए। पूरा समाज और पूरी यूनिवर्स आपके साथ आएगी और आप सफल होंगे। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। आप देखते रहिए अतिथि टू वॉच कौशिकी के साथ।